तो ये लोक 14 की बात हो रही है, तो लोकसभा इलेक्शन की बात होगी तो अमित शाह जी नहीं थे पार्टी अध्यक्ष, जीत के बाद बने थे। तो उस वक्त पूछा था अमित शाह की बात हुई तो तभी उन्होंने जवाब दे दिया था। आज 12 साल के बाद अब शायद अभिषेक बनर्जी तब छोटे थे, अब बड़े हो गए, तो अभिषेक बनर्जी ने वैसी भाषा बोली कि दिल्ली के कोई बाप भी आ जाए किसी का तो आ नहीं सकता। अब वो कह रहे हैं डायमंड मॉडल हार्बर 110 जन्म लेने पड़ेंगे तुमको इसको ध्वस्त करने में। अभी डायमंड हार्बर मॉडल का अभी 21 मई पाल्टा में 21 मई को इम्तिहान जो है वो हो जाएगा। लेकिन समीर जी बताएंगे अमित शाह जी जो हैं वो इस जीत के कितने बड़े नायक हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अमित शाह जी तो भारतीय जनता पार्टी की 2014 से लेकर जितने भी चुनाव जीत हुई उसके सबके नायक अमित शाह जी ही रहे हैं। कहीं उनकी भूमिका उन्होंने अपने आप को कम रखी, कहीं बहुत ज़्यादा भूमिका रही। और 2014 से लेकर 2026 तक, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो 2014 का, 2019 का, 2024 का हो, भले उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते वो चुनाव लड़ा गया हो या उनके पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, एक रणनीतिकार के रूप में चुनाव लड़ा गया हो, सारे चुनाव में अमित शाह की भूमिका होती है। ऐसा होता नहीं कि अमित शाह किसी भूमिका में नहीं रहे। बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल अमित शाह जी ने बंगाल और दिल्ली अमित शाह जी ने अपने केंद्र में लिया था कि इन दो राज्यों के अंदर हमें, और उड़ीसा, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर आना है। और बंगाल उनके लिए वैसे भी एक बड़ी चुनौती था। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार चुनाव जीत रही थी, ममता बनर्जी जिस तरीके से लगातार चुनौती दे रही थी, बंगाल चूंकि बांग्लादेश से लगा हुआ बॉर्डर स्टेट है, वहां जिस तरीके से घुसपैठी हो रहा था, ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार को जमीन देने से मना कर रही थी। जो होम मिनिस्टर के रूप में अमित शाह जमीन मांग रहे थे, ममता बनर्जी उस पर जमीन नहीं दे रही थी। तो जिस तरीके से अमित शाह ने ठान लिया था कि भाई कोई राज्य हम जीते या नहीं जीते, बंगाल किसी भी हालत में जीतना। और उसके लिए फिर 2021 के हार के बाद और 2024 का जो लोकसभा चुनाव परिणाम आया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा बंगाल में। उसके बाद अमित शाह ने कहा कि अब बंगाल को रूटीन में मैं देखूंगा। और यह एक अकेला असला राज्य रहा कि जहां अमित शाह हर सप्ताह बातचीत करते थे। वीकली संडे को अमित शाह जी का तय कार्यक्रम था कि लगभग 2 से 2.5 घंटा वो बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष से बात करते रहे, चुनाव संगठन प्रभारी से बात करते रहे। 21 में हारने के बाद से ही शुरू हो गया था 2024 लोकसभा के बाद, 2021 से उन्होंने शुरू कर दी थी। 2024 के बाद बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया था क्योंकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई थी। और फिर सुनील बंसल को उन्होंने वहां पर भेजा और लगातार वहां संगठन के स्तर पर जिस तरीके से काम किया, प्रधानमंत्री मोदी को अपडेट करते रहे, प्रधानमंत्री से जो दिशा निर्देश मिलते थे वो जमीन के स्तर पर देते रहे, जिला प्रमुखों से बात की, उन्होंने वहां पर बूथ मैनेजमेंट से बात की, सारे लोग जमीन स्तर पर बात करके आज जो परिणाम आ रहा है इसमें अमित शाह की रणनीति की बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे लगता है ऐसा क्रेडिट अमित शाह जी को दिया जाना चाहिए। अच्छा, एक जानकारी के तौर पे याद दिला दूं, अमित शाह जब अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को एक बूथ गोद लेना है, कितना भी बड़ा नेता हो भारतीय जनता पार्टी का, और वो रात वहीं रुकेगा। यानी वहां रुकेगा तो मतलब उसी जगह पे कार्यकर्ता के घर में या वहां का जो आसपास का गेस्ट हाउस होगा, वो होटल में नहीं जाएगा। अमित शाह ने बंगाल के सबसे कमजोर बूथ को अपने विस्तारक के तौर पर, उसको संगठन विस्तारक के तौर पर उन्होंने नाम दिया था, और बंगाल के सबसे कमजोर बूथ पर वो संगठन विस्तारक के तौर पर गए थे, वहीं के कार्यकर्ता के घर में खाना खाया था। और बंगाल में तब ये कहा जा रहा था कि यहां आके करेंगे क्या, यहां तुम आके 2 लोग क्या खाना खा लोगे, रात रुक जाओगे तो कर लोगे क्या। तो वहां से ये कहानी यहां तक आई। अब जो अभी आपने कहा विस्तारक बनाया, अब ये देखिए बीजेपी का विस्तार देश में, बंगाल में इतनी जीत के बाद, बड़ी जीत के बाद कई कीर्तिमान बने हैं और भगवा की ऐसी लहर कभी नहीं देखी गई इतनी बड़ी। मोदी जी के आने के बाद भी बीजेपी ने अच्छों को पटखनी दी है। ममता जैसी जुझारू लीडर अपनी सीट नहीं बचा पाई और बंगाल में जीत क्या मिली, पूरा का पूरा सीन बदल गया। अब आप ये देखिए, देश का नक्शा आपके सामने है। उत्तर भारत में अगर झारखंड की बात कर ले, वैसे पूर्व में ही आना चाहिए, लेकिन एक झारखंड बीच में, क्योंकि वो गोल आपको सफेद दिखाई दे रहा है, उसको छोड़ दीजिए आप, 2 महीने रुक जाइए सर, झारखंड भी आ जाएगा। सारे राज्य जो हैं वो बीजेपी के पास हैं। ये है पॉलिटिकल नक्शा भारत का। पंजाब देश के 22 राज्यों में इस वक्त एनडीए की सरकार है, 16 राज्यों में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री है, अपना, कोई गठबंधन का नहीं। बंगाल को इसमें जोड़ दीजिए तो 17 हो गई, 23 हो गए हैं, अब 23 हो गए, मतलब एनडीए के 23 और इनके 17 हो गए बीजेपी के अपने। और इस जीत के बाद देश की 77.46%, यानी 77.5% आबादी वहां रहती है जहां पर बीजेपी की सरकार है। 22 राज्यों को अगर आप इसमें मिला देंगे, ये मैंने पहले बताया आपको, 77.5% आबादी वो है जो बीजेपी के शासन के अंदर, और 72% भूगोलिक। और अगर इसमें एनडीए के जो राज्य जोड़ दें, जो 22 हो जाते हैं टोटल, तो देश की 140 करोड़ में से 100 करोड़ आबादी वो एनडीए शासन के अंडर है, जहां गवर्नेंस एनडीए की मुख्यमंत्रियों की। वैसे बंगाल में जीत के साथ देश के 20,85,000 वर्ग किलोमीटर, मतलब 63.43% हिस्से पर अब भगवा झंडा लहरा रहा है। 63.5% क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के, वहां पर एनडीए में 72% है, एनडीए का टोटल, और एनडीए का हो जाता है 72%।
मतलब 72% हिस्से पर भारत के वो एनडीए की सरकार चल रही है। अभी आपने यूपी किसका बयान बताया था जो पाताल लोक वाला? अरविंद केजरीवाल। अच्छा हाँ, इसी के साथ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जब मोदी जी की लोकप्रियता पाताल में चली गई है, तो ये सीन है, ये दिखता है ऐसा भारत का नक्शा उस वक्त जब मोदी जी की लोकप्रियता बकौल अरविंद केजरीवाल पाताल में जो है। ऊपर के नक्शे में मतलब नहीं दिख रहा है भगवा, हाँ, तो लद्दाख केंद्र शासित है। वो देखिए लद्दाख केंद्र शासित है, जम्मू कश्मीर मान लेते हैं नहीं है बीजेपी के पास, हिमाचल नहीं है बीजेपी के पंजाब और पास, हिमाचल। पंजाब हिमाचल दोनों में अगले साल इलेक्शन होने वाला। बचा है केवल झारखंड जो वो कह रहे हैं कि वो भी रुक जाइए कुछ वक्त, और दक्षिण में भी, कर्नाटक में तो बीजेपी दरवाजे पे खड़ी ही है, हो सकता है अगले इलेक्शन में बदल ही जाए। तो बाकी कांग्रेस जो है वो शुद्ध रूप से अब दक्षिण की पार्टी बन गई है, ममता बनर्जी की पार्टी बन गई है, मुसलमानों की पार्टी। अभी आपने डेटा देखा, आपको मालूम है जितने कैंडिडेट टीएमसी के जीते 81, ये देखो उसके नीचे जहां, इनमें से कितने प्रतिशत जो हैं वो मुस्लिम आबादी से आते हैं? 40%। 40% सीटें जो टीएमसी जीती है उस पर जीतने वाला उम्मीदवार मुसलमान है। आसाम में अभी बात दिखाएंगे आपको, बयान में दिखाऊंगा, कांग्रेस पार्टी के जितने कैंडिडेट जीते उसमें एक हिंदू है, एक, बाकी सब माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। तो आप, और इसको आज आपके दोस्त ने, आपके जो वो सीनियर दोस्त हैं आपके योगेंद्र यादव जी, उन्होंने आर्टिकल में लिखा है कि ये गलतफहमी अब दूर हो जानी चाहिए और हमारे ऑपोजिशन की पार्टियों को दूर करनी होगी कि आप सिर्फ माइनॉरिटी वोट से सत्ता में बने रह सकते तो हैं। अभी नहीं तक क्यों थी? ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल बिल्कुल ये मोदी जी की पाताल लोक में जाती लोकप्रियता के साथ देश का दक्षा तो देख मैंने लीजिए। पहले कहा कि अरविंद केजरीवाल को अपनी समझ ठीक कर लेनी चाहिए अगर उनको पाताल लोक में जाती हुई लोकप्रियता दिख रही है। सच ये है कि उनकी अपनी राजनीति पाताल लोक में जाने को बिल्कुल तैयार है। दिल्ली आप खो चुके हैं, पंजाब अगले चुनाव में अगर बीजेपी ने अपने कार्ड्स ठीक से चले और श्रोमणी अकाली दल से दोबारा समझौता हो गया, गठबंधन हो गया, तो पंजाब इनके हाथ से गया। दूसरी बात मैंने शायद कल भी जिक्र किया था कि माइनॉरिटी पॉलिटिक्स जो करते हैं, माइनॉरिटी वोट बैंक की पॉलिटिक्स, उसकी अपनी सीमाएं हैं और एक सीमा के बाद वो बैकफायर करने लगती है। बीजेपी पे हमेशा आरोप लगता रहा है कि वो हिंदू वोटों का पोलराइजेशन करती है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से आप देखेंगे, चाहे यूपी से देख लें, बिहार से देख लें या बंगाल में देख लें, जो रिवर्स पोलराइजेशन हो रहा है वो बीजेपी को भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही। वो नक्शा देते के रखिएगा जरा। वो जो अपोजिशन के दल हैं जो माइनॉरिटी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, उनकी पॉलिटिक्स से अपने आप हो रहा है। बंगाल में सयानी घोष का जो गाना था या ममता बनर्जी की चुनौती थी कि एक भी घुसपैठिया नहीं जाए, आंखों में मदीना, और हाँ, तो ये काम जो है वो पॉलिटिक्स कर रही है। बीजेपी का रास्ता आसान रिवर्स पोलराइजेशन के जरिए। अगर थोड़े ठंडे दिमाग से देखें, आरोप अपनी जगह है कि चुनाव चोरी हो रहा है, सीटें चोरी हो रही हैं या संस्थाओं की चोरी हो गई। सच ये है कि इस देश का राजनीतिक मानस बदल रहा है, बदल गया है सर। आप उस बदलाव को नहीं महसूस कर पा रहे हैं और ये बदलाव 2014 से 2024 के आप भी बीच तो किसी का बयान याद दिला रहे थे जिनको बड़ी पीड़ा हो रही थी कि देश कहां चला गया, वो मणिशंकर अय्यर जी का बयान। देश सही जा रहा है, आप उसके साथ नहीं चल रहे हैं। क्या बोले वो, क्या बोला उन्होंने? योगेंद्र यादव जी क्या कहते हैं, 2024 में खिड़की खुली थी वो बंद हो गई। मणिशंकर अय्यर क्या कहते हैं, पहले भारतीय वोट करते थे, अब हिंदू वोट कर रहा है, कम्युनल हो रहा है। फिर याद आ जाता है हरियाणा में जो कांग्रेस नेता ने, सुरजेवाला जी ने जहां तक बयान दिया था कि भाजपा को वोट देने वाले राक्षस हैं। फिर याद आ जाता है कि वो नमाज तोड़कर पहले मारो, जो है वो क्या नाम है उनका, खड़गे जी। तो जब आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो देश के लोगों को लगता है कि भाई तुम चुनाव लड़ रहे हो या हमसे लड़ रहे हो। और हिंदू को कैसे, अरे वो तो यूपी और बिहार का हिंदू है ना, वो थोड़ा दूसरी तरह सोचता है, ये बंगाल का हिंदू है, ये ऐसे नहीं सोचता। लीजिए सोच के दिखा दिया उसने, आपने मजबूर किया। और हिंदू अभी भी कह रहा है किस पे वोट करता है, वो विकास पर करता है। उत्तर प्रदेश देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में है, एक्सप्रेसवे प्रदेश बन। बंगाल में क्या हो गया, कोई खबर ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसकी खबर, उसको मार दिया, उसका ऑफिस जला दिया, उसका घर जला दिया। मुझे लगता है कि जो इतने लंबे समय से फ्रॉड सेकुलर पॉलिटिक्स हो रही थी, उसने वहां ले जाकर राजनीति को खड़ा कर दिया कि लोगों को साफ साफ दिखने लगा कि भाई वो चुप रह के क्या करते हैं और गुस्साते किसके खिलाफ। राहुल गांधी क्या कहते हैं, हिंदू तो मतलब क्या है। तो लीजिए, गोमुख से गंगा सागर तक, जो हिंदुओं के लिए रहता है कि अपने जीवन में एक बार गोमुख चले जाएं और एक बार गंगा सागर चले जाएं, तो गोमुख से गंगा सागर तक वो हिंदू राजनीति दिख रही है।